नमस्कार। स्वागत है आपका व्यंजन संधि के पंचम विषय में, जिसका नाम है पूर्व सवर्ण एवं छत्व। इससे पहले चतुर्थ विषय में हमने परसवर्ण के विषय में पढ़ा था तथा इस पंचम विषय में हम पूर्व सवर्ण के विषय में पढ़ेंगे। जिस प्रकार से परसवर्ण में जो आदेश था वो पर का अर्थात बाद का सवर्ण हो रहा था, जैसे तोरली सूत्र में त वर्ग जो है वो पर अर्थात बाद में जो ल है उसके अनुसार बदल रहा था। ठीक उसी प्रकार से पूर्व सवर्ण में क्या होता है कि पूर्व सवर्ण में पूर्व के अनुसार बाद वाला बदल जाता है। तो इसको सूत्र एवं उदाहरण के द्वारा स्पष्ट रूप से समझते हैं। तो विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं पूर्व सवर्ण संधि विधायक सूत्र से, जिसका नाम है झयो होन्यतरस्याम। एक बार फिर से रिकैप या पुनः अवलोकन करते हुए ये बात आपको ध्यान होगी कि यह जो एस की तरह जो चिन्ह बना है इसको हम अवग्रह कहते हैं तथा इसको लिखा जाता है पर पढ़ा नहीं जाता। लिखा इसलिए जाता है ताकि हम समझ सके कि यहाँ पर एक अ उपस्थित है, परंतु उसको पढ़ते नहीं है। अस्तु, तो उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। झयोहुन्यतरस्याम से अर्थ का स्पष्टीकरण नहीं होता। इसीलिए जैसा कि आप जानते हैं, अनुवर्तन करना सूत्रों का आपसी स्वभाव है जो कि महर्षि पाणिनि के द्वारा बनाया गया है। तो अनुवर्तन के द्वारा अर्थ निकलता है पूर्वस्य सवर्णः झयः हः अन्यतरस्याम। तो इसको समझने के लिए क्रमबद्ध रूप से या क्रम से इसको पहले समझते हैं। तो यह सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र कहता है कि झय के बाद, झय के बाद ह के योग में अर्थात ह आने पर उस ह को पूर्व सवर्ण आदेश हो जाता है। उस ह को पूर्व सवर्ण आदेश हो जाता है। स्पष्ट है? तथा अन्य तरफ से हमको थोड़ी देर बाद समझेंगे। पहले इसको फिर से समझ लेते हैं। यह सूत्र क्या कहता है कि झय के बाद, झय के बाद ह के योग में यानी मोटा मोटी ह आने पर उस ह को पूर्व सवर्ण आदेश हो जाएगा। पूर्व सवर्ण आदेश हो जाएगा अर्थात पूर्व सवर्ण आदेश होने का मतलब है कि पूर्व अर्थात झय के अनुसार ह बदल जाएगा। तो झय के अनुसार ह बदलेगा तो किसमें बदलेगा? तो मोटे तौर पर चतुर्थ वर्ण अर्थात ये वर्ग के चतुर्थ वर्ण में बदल जाता है। इसको और अधिक स्पष्ट रूप से समझेंगे जब हम इसका उदाहरण देखेंगे। अब सबसे पहले आते हैं झय की ओर। झय मतलब, झय का अर्थ है वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ण। तो अब फिर से समझ लेते हैं सार रूप में। तो सार रूप में यह जो सूत्र है, यह सूत्र संधि करने के लिए दो शर्तों को बताता है। पहला झय होना चाहिए तथा दूसरा ह होना चाहिए। अगर ये दो स्थितियां बन जाएंगी तब ये संधि हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक शब्द लिखा है अन्यतरस्याम। अन्यतरस्याम मतलब, तो अब यहाँ पर समझेंगे। इससे पहले भी हमने बात की है, जब ये वा का प्रसंग आया था तो आप समझ चुके होंगे कि वा विभाषा अथवा अन्यतरस्याम। ये हमने बात इससे पहले के विषयों में भी कही है। पुनः एक बार फिर से ध्यान दे देते हैं कि जब भी आपको किसी भी सूत्र में वा विभाषा या अन्यतरस्याम का प्रयोग दिखेगा अर्थात उस सूत्र में लिखा दिखेगा, तब समझ जाएंगे कि यह विकल्प सूत्र है। विकल्प सूत्र अर्थात इसके द्वारा प्राप्त संधि को हम बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। अर्थात किसी भी सूत्र का विकल्प होने का तात्पर्य है कि उसके दो रूप बनते हैं। अस्तु, अब उसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए या इन सभी विषयों को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वाग हरिहि, वाग ग झ में आएगा। देखिए झ में आएगा तो वाग में जो ग है ये झ में आता है। उसके बाद में हरिहि, ह तो है ही। अर्थात इस संधि को होने के लिए दो शर्तें हैं, झ और ह, 1 2, झ और ह। तो यहाँ पर 1 2 झ और ह आ गया। अर्थात हम इस संधि को कर सकते हैं। तो संधि में क्या करेंगे? तो इस ह को पूर्व सवर्ण आदेश कर देंगे। पूर्व सवर्ण अर्थात यानी ये जो ह है ये ग यानी पूर्व में है ग, ये जो ह है ये पूर्व का अर्थात पहले का, फिर से यानी ये जो ह है ये पूर्व का अर्थात पहले का ग का सवर्ण हो जाएगा।
तो अब सवाल ये उठता है कि ग का सवर्ण तो होगा, लेकिन ग तो क वर्ग में आता है, क ख ग घ ङ, तो ये 5 वर्णों में से कौन होगा? तो उच्चारण, साम्य, आभ्यंतर, प्रत्यय इत्यादि, जिसके विस्तार में हम अभी नहीं जाएंगे, तो सभी इन नियमों को ध्यान में रखते हुए समझ में आता है कि ह के स्थान पर वर्ग का चतुर्थ वर्ण आदेश हो जाता है। अर्थात यहाँ पर क वर्ग का ग है, तो क वर्ग का ही चतुर्थ वर्ण घ आदेश हो जाएगा। अर्थात एकदम सरल शब्दों में कहें तो झयो हुन तरस्याम सूत्र कहता है कि झय के पश्चात अगर ह आ जाता है, जैसे ग के बाद ह, झय के पश्चात अगर ह आ जाता है तो ह को पूर्ण स्वर्ण में बदल देते हैं, अर्थात ह को इस वर्ग के चतुर्थ में बदल देते हैं। तो ह का हो जाता है घ, तो बन जाता है वाघहरिः बराबर वाग्घरिः। चूंकि यह अन्यतरस्याम अर्थात विकल्प वाला सूत्र है, जैसा कि आपने अभी देखा, इसीलिए इस संधि को कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, यानी जैसा है वैसा ही रख सकते हैं। तो इस प्रकार से विकल्प सूत्र होने के कारण यह दोनों रूप सिद्ध होते हैं, अर्थात ये दोनों रूप हम बराबर तरीके से लिख सकते हैं, वाघहरिः और वाग्घरिः। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो अच हीनम, यह बनेगा अज्झीनम। ह है तो यह चतुर्थ वर्ण में बदल जाएगा, अर्थात चतुर्थ वर्ण क्या होगा च वर्ग का, च छ ज झ, तो झ में बदल जाएगा, तो बन गया अज्झीनम। चूंकि विकल्प सूत्र है इसलिए अचहीनम यह रूप भी सिद्ध होता है। ठीक उसी प्रकार से तदहीयते तो बनेगा तद्धीयते, और चूंकि विकल्प सूत्र है इसीलिए तदहीयते रूप भी सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार से मदहीनम, ह ये द झ में है, हीनम ह है, तो इस ह को इसके चतुर्थ वर्ण में बदल देंगे, अर्थात द को ध में बदल देंगे, बन जाएगा मदहीनम, और चूंकि विकल्प है इसलिए मदहीनम यह रूप भी सिद्ध होता है। इस प्रकार से यह चारों रूप सिद्ध हो जाते हैं, अर्थात ये चारों वाक्य, यह चारों शब्द सिद्ध हो जाते हैं तथा इनका प्रयोग हम इस प्रकार से वाक्यों में भी कर सकते हैं। इस प्रकार से यह पूर्व सवर्ण संधि का यहाँ पर विधान संपूर्ण होता है। अब आते हैं छत्व। अब ये छत्व संधि क्या है, इसका नाम छत्व क्यों है? तो सबसे पहली बात, इसका नाम छत्व इसीलिए है क्योंकि यह सूत्र छ में बदल देता है। जैसा कि हमने श्चुत्व संधि आपने पढ़ी थी, तो श्चुत्व को श्चुत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको श और च वर्ग में वहां पर बदल जाता है, तो श्चुत्व। इसी प्रकार से श्रुत्व, इस प्रकार से जश्त्व, ठीक इस प्रकार से यहाँ पर छत्व अर्थात यहाँ पे छ में बदल जाता है। अस्तु, तो षष्ठ्योटी सूत्र खाली रखने से इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता, इसीलिए इसका अनुवर्तन करने के लिए, अर्थात इस सूत्र को स्पष्ट करने के लिए हमको अनुवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो अनुवर्तन हो जाता है पदान्तस्य झयः शः छः अटि अन्यतरस्याम्। अच्छा, अब इतना जो लंबा चौड़ा जो आपको दिख रहा है, इससे कंफ्यूज होने की या इससे भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। यह सूत्र भी एकदम सरल है, बस इस सूत्र में ध्यान देना पड़ता है। क्या? ये सूत्र में 3 शर्तें हैं, ध्यान देंगे। इससे पहले वाला जो सूत्र था इसमें 2 शर्तें थी। आपने जितनी भी संधियां अब तक पढ़ी हैं तो उसमें आमतौर पर 2 ही शर्तें रही हैं। जैसे श्चुत्व में भी 2 शर्तें थी, ये पूर्व सवर्ण में भी 2 शर्तें हैं, यानी 1 और 2। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं 1 और 2 तो संधि हो जाएगी। तो उस हिसाब से छत्व के साथ एक विशेषता यह है कि इसमें शर्तें 3 हैं। क्या विशेषता है कि इसमें शर्तें 3 हैं, अर्थात आमतौर पर संधियों में 2-2 शर्तें होती हैं, पर इसमें संधि होने के लिए 3 शर्तें हैं, यानी 3 स्थितियों को पूरा होना आवश्यक है। क्या क्या? अब देखिए, पदान्तस्य झयः यानी पदांत झय हो जाए, और उसके बाद अगर शः श के योग में अर्थात श आ जाए, और बाद में अट रहना चाहिए, बाद में अगर अट आ जाए तो श को क्या हो जाएगा? छ। श को क्या हो जाएगा? छ। ये स्पष्ट हो गया, इसका नाम ही छत्व है, तो श को क्या हो जाएगा? छ। ब्रैकेट में अन्यतरस्याम का भी अनुवर्तन होता है। अन्यतरस्याम अर्थात विकल्प। तो जैसा कि आप पहले ही समझ चुके हैं कि विकल्प होने का मतलब है कि यहाँ पर 2 रूप सिद्ध होंगे, एक इस सूत्र के द्वारा संधि करके और एक ऐसे ही संधि करके, अर्थात ऐसे ही जोड़ करके बिना इस सूत्र को लगा करके। तो अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखने से पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं।
यह सूत्र सरल शब्दों में 3 शर्तें बताता है। पदांत झय के बाद, पदांत झय के बाद, श के योग में, श के योग में, अट बाद में रहने पर, अट बाद में रहने पर, श को छ हो जाता है, श को छ हो जाता है। कैसे होता है? विकल्प से। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे तज शिवः। अब यहां पर देखिए, तज में जो ज है, झ में आता है, नंबर 1 पहली शर्त पूरी हो रही है। तज में जो ज है, झ में आता है। अच्छा, इसके बाद जो शिवः है, शिवः में जो शी है, इसको तोड़ देते हैं। शी में क्या है? तालव्य श है और इकार है, ह्रस्व ई है। तो तालव्य श यानी दूसरी शर्त पूरी हुई। अब देखिए, तज में ज झ में आता है, नंबर 1। तज में ज झ में आता है, तज में ज झ में आता है। इसके बाद श है, शिवः का श है। इसके बाद श में जो ई है, ई की मात्रा है, अट में आता है, ई अट में आता है। अर्थात तज शिवः इस उदाहरण में ये तीनों शर्तें पूरी हो जाती हैं। पहला झ आ जाता है, ज के रूप में, श तो है ही, तथा ई अट के अंतर्गत आता है। अर्थात ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं। और चूंकि दोनों शर्तें पूरी हो जा तीनों शर्तें, क्षमा करिएगा, अर्थात यहाँ पर तीनों शर्तें पूरी हो जाती हैं। और चूंकि तीनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, झ, श और अट, इसीलिए हम यहाँ पे श को छ में बदल देते हैं, श को छ में बदल देते हैं। तो क्या बनता है? तच्छिवः रूप बन जाता है। तथा चूंकि यह एक विकल्प सूत्र है, अन्य तरह से विकल्प सूत्र है, इसीलिए तच्छिवः और तज्शिवः यह दोनों रूप सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार से एतज शिवः भी बना सकते हैं। एतज शिवः में क्या है? ज झ में आता है, श है ही, तथा श में जो ई है, मतलब शी में जो ई है, यह अट में आता है। अर्थात ये तीनों शर्तें पूरी हो गई। झ श अट, तो झ श अट, इस प्रकार से झ, इसमें श और अट, तो श को छ हो जाएगा, तो बन जाएगा एतत् शिवः। और चूंकि यह विकल्प सूत्र है, इसलिए एतज शिवः, यह दोनों रूप सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार छत्व संधि का यह जो सूत्र है, यहाँ पर तच्छिवः और एतच्छिवः की सिद्धि करवा देता है। अब इसके साथ जब आप इस सूत्र को पढ़ेंगे अपने व्याकरण की पुस्तक में, तो आप देखेंगे कि इसके साथ एक वार्तिक जुड़ा हुआ है। वार्तिक के विषय में हम पूर्व कक्षाओं में बात कर चुके हैं, पुनः एक बार देख लेते हैं। वार्तिक महर्षि कात्यायन की रचना है, तथा महर्षि कात्यायन ने अत्यंत कृपापूर्वक उन वार्तिकों की रचना हमारे लिए की है, तथा उन वार्तिकों के द्वारा महर्षि कात्यायन महर्षि पाणिनि के द्वारा रचे गए सूत्रों की सीमा का विस्तार, तथा जहाँ जो उनको आवश्यक प्रतीत होता है, उस हिसाब से सीमा का विस्तार, संकुचन इत्यादि जो भी विषय हैं, उसको महर्षि कात्यायन करते रहते हैं। तो यहाँ पर इस वार्तिक के द्वारा छत्वम अमीति वाच्यम, इस वार्तिक के द्वारा वह षष्ठोटी सूत्र की सीमा का विस्तार कर देते हैं। अर्थात क्या कहते हैं महर्षि कात्यायन इस वार्तिक के द्वारा? कहते हैं कि अगर झ के बाद श आए, झ के बाद श, वो तो यहाँ भी आ रहा है, लेकिन श के बाद अगर अम तक अगर वर्ण आ जाते हैं, तब भी यह छत्व संधि हो जाएगी। अर्थात छोटी सूत्र में अट तक की सीमा उन्होंने की है, यानी हय व रठ तक ही सीमा है। लेकिन यहाँ पर महर्षि कात्यायन उस अट को अम तक बढ़ा देते हैं। अर्थात अयुण, फिलरिक, एयोम, अयौच, हय व रठ, यहाँ पे हुआ अट, लण, यम, नण, नम। अर्थात यहाँ पर इस वार्तिक के द्वारा छत्वम अमीति वाच्यम, इस वाक्य के द्वारा महर्षि कात्यायन इस सूत्र की सीमा को बढ़ाकर अट से अम कर देते हैं। इसको स्पष्ट रूप से समझने के लिए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे तच्च श्लोकेन। अब यहाँ देखिए, तच्च में जो च है, झ में आता है, झ में आ रहा है। श्लोकेन में श है ही, श है ही। अब इसके बाद श्लोकेन में ल है, यहाँ पर ल है, तो ये ल अट में आता है क्या? नहीं। हय व रठ, अट में ल नहीं आता। लेकिन अगर हम अम तक इसको बढ़ा दें, यानी हय व रठ, लण, ल, तो यहाँ पर ल आ गया। स्पष्ट है? यानी महर्षि कात्यायन ने इस वार्तिक के द्वारा, छत्वम अमीति वाच्यम इस वार्तिक के द्वारा अट के स्थान पर अम स्वीकार किया है, यानी अट को उन्होंने बढ़ा करके अम तक वो लेकर के गए हैं। तथा इस तरह से
इस सूत्र की सीमा को उन्होंने विस्तार किया है। तो ये इस वार्तिक के द्वारा क्या कहते हैं कि झ के बाद अगर श आए और उसके बाद अम आए, अर्थात यहाँ भी 3 शर्तें, झ के बाद अगर श आए और उसके बाद अगर अम आ जाए तो यहाँ पर भी श को छ हो जाएगा, यानी श को छ हो जाएगा। तो तच् श्लोकेन बन जाता है तच् श्लोकेन, और चूंकि यह एक विकल्प सूत्र है इसलिए तच् श्लोकेन रूप भी सिद्ध होता है। स्पष्ट है? तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप छत्व संधि विधायक षष्ठोटी सूत्र का अध्ययन करेंगे, इसको समझेंगे, इसको पढ़ेंगे या इसको परीक्षा में आप लिखेंगे, तो उसमें इस वार्तिक का भी उल्लेख करना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि इस वार्तिक के द्वारा ये जो अट जो था ये अट बढ़ करके अम हो जाता है। इस प्रकार से छत्व संधि संपूर्ण होती है तथा साथ ही साथ यह जो पंचम विषय है पूर्व सवर्ण एवं छत्व, यह भी संपूर्ण होता है। आपको उदाहरण के लिए यहाँ पर दो उदाहरण दे दिए गए हैं, तच्चिव है तच्चिव तथा यहाँ पर एक ही है तत्श्लोकेन। इस प्रकार से आप और अधिक अपने आप से उदाहरण बना बना के अभ्यास करते रहेंगे तथा अंततः प्रश्नावली, जैसा कि हम हर कक्षा में देखते हैं या हर विषय में देखते हैं प्रश्नावली, तो यह जो प्रश्नावली है यह एक मॉडल प्रश्नावली है, अर्थात एक उदाहरणार्थ या उदाहरण के लिए यह प्रश्नावली है। इस तरह से आप और अधिक प्रश्नावलियों को बना और इस तरह से आप और अधिक प्रश्नों को अपने प्रश्नावली में डाल करके बना सकते हैं तथा और अधिक अच्छे से इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसी के साथ अगले विषय में यथाशीघ्र ही मिलेंगे षष्ठ विषय में। तब तक के लिए खूब पढ़ें, खूब बढ़ें।